11 सीट ऐसी है जिस पर बीजेपी अपनी साख देख रही है और कहीं ना कहीं सत्ता में लौटने की परिस्थिति बनाना चाहती है पूर्वी उत्तर प्रदेश से। लेकिन इस दौर में मुलायम सिंह की साख भी दांव पर है। बीजेपी भी चाह रही है कि उसकी ताकत में विस्तार मिले, वह भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस को अपनी सत्ता बरकरार रखनी है, तो जिन 17 सीटों पर वोट हो रही है वहां पर कम से कम पुरानी 14 सीटें जो उन्हें जीत मिली थी वहां पर बरकरार रखनी होंगी। बिहार में नई परिस्थितियां बनी हैं, चूंकि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। इसी तरीके से लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान भी आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। इसलिए वोटर के भीतर कुछ सवाल तो जरूर होंगे, लेकिन चुनना उन्हीं में से है। वोटिंग कुछ जगहों पर बहुत तेज है, कुछ जगहों पर रफ्तार बहुत कम है। औसतन 11.5% बिहार में जो वोटिंग हुई है 11.5% की हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 21.4 ममता बनर्जी का गढ़ है, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग वोट डालने पड़ रहे हैं। 20% बनारस में मतदान हो चुका है 9 बजे तक। ये शुरुआत के 2 घंटे की स्थिति है, यानी एक तेजी है बनारस में भी और बनारस के भीतर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में औसतन वोटिंग जो है वो 10% हुई है जिन 18 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ये सारी परिस्थिति बताती है कि जो सबसे ज़्यादा राजनीतिक तौर पर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत फैसला होना है और उस फैसले पर हर की नज़र है, तो वहाँ का स्थानीय वोटर भी इससे प्रभावित है और बड़ी तेज़ी से निकल रहा है। 6 तस्वीर आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, जिस तरीके से आखिरी दौर में वोटिंग के लिए वोटर उतरे हैं। और सुबह ही चूंकि इन तीनों इलाकों में गर्मी ज़बरदस्त है, हम बता दें औसतन जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 40 के ऊपर ही जा रहा है। बनारस तो बहुत ज़्यादा गर्म है, जहाँ पर लगभग 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड है। यही कुछ स्थिति बिहार की हो चली है। बंगाल में भी स्थिति कमोवेश वैसी ही है। तो अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। अजय राय लाइन में लगकर पहुंचे वोट डालने के लिए। योगी आदित्यनाथ तो सबसे पहले पहुंच गए थे वोट डालने के लिए। मुरली मनोहर जोशी पहुंचे, लड़ रहे हैं कानपुर से, लेकिन वोटर लिस्ट में इनका नाम बनारस में है। पिछली बार बनारस से लड़े थे तो बनारस पहुंचे हैं। और ये सारी टीएमसी उम्मीदवार दिखाई दे रही है। मुनमुन सेन वहाँ पर वोट डालने पहुंची, आरपीएन सिंह पहुंचे कुशीनगर वोट डालने के लिए। तो हर कैंडिडेट अपने आप को दिखा भी रहा है और वो उसके प्रचार का हिस्सा चुनावी आचार संहिता के तहत तो नहीं होता है, लेकिन उसकी मौजूदगी कहीं ना कहीं उनके अपने सहयोगी, उनके वोटरों में ढांढस बंधाती है कि अब उन्हें निकलना चाहिए, चूंकि अब टेलीविज़न हर घर में है और टेलीविज़न के ज़रिए वोटर देख लेता है। हम रिपोर्टर के पास चले। एक सवाल हम आलोक जी आपसे ज़रा जानना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश की 18 सीट जहाँ पर वोटिंग हो रही है, हम चूँकि बनारस जाने वाले हैं, बड़ी साख किसकी दाव पर है, मुलायम सिंह यादव या बीजेपी? देखिए, एक और बात मैं जोड़ूंगा प्रसन्न जी, आप शायद सहमत हो, कल भी आपने बहुत सारा दिखाया था। ये संघ की प्रतिष्ठा दाव पर और ज़्यादा है, बीजेपी से भी ज़्यादा। चूँकि काशी, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अयोध्या, काशी, मथुरा जिनका नारा था हिंदुत्व के लिए, और इसीलिए आपने बाइट भी चलाई है कि हिंदुत्व और विकास में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए कल भी जो परसों बैठक हुई है, परसों भी जिस तरह से रात को लोग मिले हैं, उससे साबित होता है कि इस समय जिस तरह से अयोध्या का बिल्कुल प्रयोग किया गया था, वैसा ही काशी में वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर 5 लाख 10 लाख से यदि जो वोट है वो मिलकर के आए तो हिंदू वोट। और आप इससे एक दो दिलचस्प बात हो रही प्रसन्न जी, केजरीवाल जी बड़े, उनको सब लोग बड़ा समर्थन करते, लेकिन आपने देखा वो कपाल पर पूरा अपना चंदन वंदन सब पूरा लगा करके गए हैं। वो भी ज़्यादा बड़े कट्टर हिंदू दिखाई दे रहे हैं। मैंने अजय राय से ज़्यादा बड़ा उनका कपाल पर दिखाई दे रहा है। यकीनन वो दिल्ली से गए और वहाँ पर महादेव के मंदिर में गए और उन्होंने अपने कपाल पे टीका लगाया, चंदन और लाल रंग का टीका, ये सारी चीज़। बहरहाल हमारे साथ बनारस में अनूप और अंजना जुड़ चुके हैं। अंजना, जब बीएचयू का निर्माण होना था उस समय कांग्रेस के अधिवेशन में मालवीय जी ने ये मुद्दा उठाया था, और आज की तारीख में राजनीतिक अड्डा बीजेपी या संघ का बन चुका है। लेकिन जो आप लगातार एक जिक्र कर रही हैं, जितनी बड़ी तादाद में युवा आ रहे हैं, जितनी बड़ी तादाद में प्रोफेसर्स की मौजूदगी है, और जो धड़कनें बढ़ी हुई हैं बनारस को लेकर दिल्ली तक में, क्या बनारस में हर वोटर इस बात को महसूस कर रहा है कि उसका वोट जो है इस बार दिल्ली देख रहा है? और बनारस की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जरूर हो, लेकिन पूरे देश की नज़र इसलिए है कि बनारस का फैसला पूरे देश की सियासत को प्रभावित करने वाला है। बिल्कुल, बनारस अब दिल्ली का रास्ता बन गया है प्रसून। यहीं पर तो तमाम जो राजनीतिक आप कह सकते हैं
विशाल से विशाल लोग छवि के दिखाई दे रहे हैं, उनकी साख दाव पर है। और जैसा कि आपने कहा, नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव ही क्यों, अरविंद केजरीवाल की सुनिए, सोचिए, अगर यहां से हार होती है तो उनका तो पूरा का पूरा राजनीतिक जीवन ही दाव पर है इसी काशी नगरी से। तभी तो त्रिपुंड सजाना पड़ा माथे पर और गंगा स्नान के लिए पहुंचना पड़ा। तो धर्म का इस्तेमाल करने से कोई बाज नहीं आया है इस बार, अपने अपने तरीके से काशी नगरी में पहुंचकर। अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए लगातार, जो अलग अलग हिस्सों में पूरे बनारस में घूमे हैं। जब मैं बीएचयू में थी, कई जगहों से शिकायतें भी आ रही हैं, और इस बीच बनारस का मूड, अनूप, क्या दिखा? देखिए, पिछले 12-15 साल से मैं बनारस को देख रहा हूं, लेकिन इस बार जो मतदाताओं में उत्साह है वोट देने का, उसका कोई जवाब नहीं है। चाहे वो कोई मोहल्ला हो, पीली कोठी है या बंगाली टोला है या रोहनिया है, जबरदस्त मूड है, लोग निकले हैं। लेकिन दूसरी समस्या ये आ रही है कि जो वोट देना है जिनको, वोट की जो प्रक्रिया है, मतदान की जो प्रक्रिया है, वो बहुत धीमी है। बहुत सारी शिकायतें हैं, यहाँ भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो जिनको शिकायतें हैं कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है, उनका नाम नहीं है। हम चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। आपको दिक्कत हुई थी? किसको दिक्कत, क्या दिक्कत हुई वोटिंग? वहाँ जाने पर हम लोग जो है नाम जो है वहाँ से गायब है। अच्छा, कितने लोग वोट डाल पाए? कितने लोग डाल पाए? नाखून दिखाइए, मतलब इतने लोग तो डाल पाए। और किसी को दिक्कत हुई वोटिंग में? क्या प्रक्रिया है? आगे आइए, आगे आइए। सभा में नाम था लेकिन ये लोकसभा में नाम कट गया है। एक सेकंड, विधानसभा में नाम था लेकिन लोकसभा में कट गया है। इससे पहले तो लोकसभा में वोटिंग करते आए होंगे? हाँ, लोकसभा। बावजूद इसके आपका नाम कटा हो, क्या लिखा था? विलोपित लिखा था आगे, कई लोगों का नामे गायब है। नाम गायब है। आपका? आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। नाम शिवपुर में, मेरा नाम बनारस यूनिवर्सिटी में। क्या मतलब है? अब कैसे वोट दिया जाए? ये आप भी, हालांकि मैं चाहती हूँ कि आप चूंकि एक पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट कर, लेकिन जो दिक्कत है वो बताइए, क्या हुआ? कई लोगों का लास्ट मोमेंट में नाम भी चेंज कर दिया गया, पोलिंग बूथ। बिल्कुल, मैं तो यहाँ छात्र संघ में रही हूँ, छात्र संघ की उपाध्यक्ष रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस बार युवाओं में, विशेष रूप से युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में वोट देने के लिए बहुत बड़ा क्रेज है, उत्साह बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कई यहाँ प्रोफेसर हैं जिनकी पत्नी का नाम शिवपुर भेज दिया गया है, उनका नाम चंदौली भेज दिया गया है, जबकि वो मतदाता बीएचयू के हैं। ये प्रशासनिक स्तर पर बहुत बड़ा गलत कार्य किया गया है। ठीक है, ये तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन इन्हीं दिक्कतों के बीच प्रसून, ये तस्वीर भी आपको दिखाना चाहती हूँ। अभी गाड़ी रुकी थी यहाँ पर गेट पर, और एक महिला थी जिनके पैर में पूरा प्लास्टर था, चल नहीं पा रही थी, लेकिन वो भी गई अंदर वोट डालने, और ये साहब भी गए। क्या जोश है, ये क्या जज्बा है? विश्व की प्राचीनतम धार्मिक नगरी काशी में जो बाहर से लोग आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और अंदर का जो जमीनी नेता हैं, उनके बीच टकराव है। और हमें पूरा उम्मीद है कि उसके कर्मठ गरीबों के मसीहा, किसानों के जस्ट लाइक उसी की जीत होगी, उसी की जीत होगी जो सर्वोच्च तरीके से। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण यही है प्रसून, ये काशी की जीत है, काशी की जीत है, और वो जीत सबसे महत्वपूर्ण दिख रही है, क्योंकि नेताओं का खत्म, उनका काम खत्म, उनका शोर खत्म, लेकिन अब काशी की जीत का वक्त है। एक चीज अंजना लोग के जहन में है, चूंकि बनारस अगर सेंसिटिव इतना हो चुका है, तो और जो अनूप बतला रहे हैं, अलग अलग जगहों पे बड़ी स्लो वोटिंग हो रही है, ईवीएम कुछ जगहों पे खराब होने की खबर आई, इसको लेकर कोई सक्रियता इलेक्शन कमीशन की तरफ से बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, कि वैसी ही परिस्थिति है बरकरार? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी ने तो प्रसून, खास तौर पर अरुण जेटली ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने वोटिंग स्लिप्स को भी बांटने को लेकर गड़बड़ियों का जिक्र किया था। आज भी यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर लेट से आए हैं। क्या चुनाव आयोग की तरफ से गंभीरता से इन विषयों को लिया जा रहा है? देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि ये जो गड़बड़ी हो रही है वो स्थानीय स्तर पे हो रही है। चुनाव आयोग ने काफी कुछ किया है, स्पेशल ऑब्जर्वर यहां भेजा है, साथ ही साथ 47 कंपनी जो है उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर लगाई है, लेकिन वो सिर्फ सिक्योरिटी तक सीमित है। आखिरकार जो मतदान कर्मी हैं वो राज्य कर्मचारी हैं, वहां पे गड़बड़ी हो रही है। ये गड़बड़ी को मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक कोई सक्रियता उसमें नहीं दिख रही है। आपके पास लौटने से पहले प्रसून, IIT BHU के एक स्टूडेंट हैं, कुल मिलाकर जो राजनीतिक सक्रियता आज दिख रही है, इतना जोश लोग कह रहे हैं पहले नहीं था, क्या भागीदारी है युवाओं की? मैम, युवाओं की भागीदारी जितनी तरफ से होनी है उतनी तो हो रही है, लेकिन मैं एक चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग एक पहल करे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसकी एक ऑफिस हो, जिसके लिए हर आदमी, हर युवा वर्ग के जितने भी लोग हैं, या बुजुर्ग हों या जैसे भी हों, जिस स्थिति में हो, वो कभी भी किसी भी तरीके से निर्वाचन संख्या में अपना नाम अंकित करा सके। और रिकॉर्ड बनाएगा बनारस इस बार वोटिंग का? निश्चित ही बनाना। सबको लगता है रिकॉर्ड बनाएगा बनारस? प्रसून जी, हम आलोक जी, एक चीज हम इस परिस्थिति में देख पा रहे हैं, खासतौर से इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर बनारस को, लेकिन बनारस के लोगों के रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो बड़े
तीखे भी हैं, तेज भी हैं और नए तरीके से भी आ रहे हैं। हम एक चीज़ जानना चाह रहे हैं, क्या बनारस में जो चुनाव हो रहे हैं, यह चुनाव सिर्फ बनारस के लोग समझ चुके हैं कि ये बनारस के लिए एक तो नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं, और दूसरी परिस्थिति यह है कि क्या वो मान चुके हैं कि बनारस के ज़रिए ही भारतीय राजनीति की नए पन्ने जोड़े जाएंगे, लिखे जाएंगे, इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी सुबह से हो रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है प्रसन्न जी ये सब बहुत, जैसे पहले रायबरेली अमेठी पर लोगों की निगाह रहती थी पिछले चुनावों में, वो लगता था कि भाई वहीं से होगा या इलाहाबाद एक समय। जरा सा रोक रहे हैं आलोक जी, हम लौटते हैं आपके पास, लेकिन मुरली मनोहर जोशी बनारस में कुछ कह रहे हैं। वो अपने हाथ से तो पार्टी प्रोग्राम देखे। कानपुर की बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत भारी बहुमत से वहाँ भी भाजपा जीतेगी, अगल बगल की सीटों में भी जीतेगी, स्थिति सब जगह बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब, मोदी की रैली यहाँ परमिट नहीं किया गया, अभी कल बीजेपी उसने छापा मारा गया, बाद में वापस गया, क्या कहीं ये गलत किया गया और इस प्रकार की जो लापरवाही की और गैर जिम्मेदारी की घटना है ये ठीक नहीं, और चुनाव आयोग को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। पार्टी ने इसमें अपना प्रतिरोध प्रकट किया और हम इसको गलत मानते हैं। चुनाव आयोग को भी हमने कहा है कि भाई वो निष्पक्षता से काम करें, किसी प्रकार से पक्षपात न होने दें। तो नरेंद्र मोदी जी को कहाँ की सीट रखनी चाहिए, आपकी क्या राय? नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्णय होगा या पार्टी निर्णय करेगी? डॉक्टर साहब, एचआरडी मिनिस्टर फिर एक बार आप होने जा रहे हैं। मैं तो अभी सांसद होने जा रहा हूँ। आपकी शरारत क्या है? आपकी बात भाजपा सरकार मोदी के प्रधानमंत्रित्व में है, लेकिन तो अगर वो आंकड़े नहीं पाते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है अगर मगर, अभी तो ये है कि हमारी जनता में। तो मुरली मनोहर जोशी दरअसल ये पूरा संवाद जो मीडिया के साथ कर रहे हैं वो बनारस में कर रहे हैं, वोट डालने पहुंचे, कल ही पहुंच गए थे। अभय कुमार दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी, हम ब्रेक लें उससे पहले एक कमेंट आपसे चाहेंगे। मुरली मनोहर जोशी की मौजूदगी और उनसे मोदी को लेकर पूछे गए सवाल कहीं ना कहीं डिफेंसिव में ले आते हैं मुरली मनोहर जोशी को, ऐसा क्यों हो गया? देखिए, मुरली मनोहर जोशी भाजपा में उस ध्रुव के सदस्य हैं, या भाजपा के अंदर जो एक छोटे छोटे फैक्शंस हैं, छोटे छोटे गुट हैं, उसमें उस गुट के सदस्य हैं जिनके बारे में माना जाता है कि ये नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के पक्ष में नहीं थे, और उन्होंने लगातार, आप पिछले 3 महीने से देख लीजिए, लगातार उनके कोई भी बयान देख लीजिए, कानपुर में जिस तरह उन्होंने अपनी चुनावी मुहिम चलाई, आप उसको देख लीजिए, कम से कम उस चुनावी मुहिम का जो पहला 3/4 हिस्सा था, उस मुहिम को देख लीजिए, उसमें स्पष्ट रूप से मोदी को नकारा गया है। वो भाजपा के अंदर अगर बहुत ही सीधी भाषा में बात करें तो मोदी विरोधी गुट के नेताओं में से एक हैं। वो मध्य प्रदेश क्लब जो भाजपा के अंदर है उसके सदस्य तो नहीं है, लेकिन वो कभी भी उस मध्य प्रदेश क्लब के साथ खड़े हो सकते हैं। इसीलिए खासतौर से लोग उनसे पूछते हैं, उनके सवाल भी इसी एंगल से उनसे पूछे जाते हैं, और वो जवाब देते समय ध्यान रखते हैं कि वो ये कहते हुए कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे या मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये कहते हुए भी लगातार कुछ ना कुछ वो इस तरह का जरूर कह देते हैं जिससे उनकी ये पहचान साफ हो जाए। ये चुनावी हिंसा की पहली खबर दरअसल पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां सीपीएम और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है। ये पश्चिम बंगाल के ये बसिरहाट सीट पर टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता भिड़े हैं। ये बता दें कि ये पूरा इलाका जो होता था जहां पर इस बार वोटिंग इस वक्त हो रही है 17 सीटों पर, अगर आप जरा सा पीछे चले जाएं, यानी 10 बरस पीछे चले जाएंगे, तो ये पूरा वामपंथियों का गढ़ था। लेकिन स्थिति पलटी और ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ हो गया, और 14 सीट मौजूदा वक्त में तृणमूल कांग्रेस के पास है। कैडर का एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, यह भी स्थिति देखी गई चुनाव के वक्त में या उससे पहले भी, और ये विधानसभा चुनाव के वक्त ही देखी गई थी। लेकिन जो बूथ नंबर 62-63 के पास कार्यकर्ता भिड़े हैं, उसमें ये देखिए कुछ तस्वीरें आ रही हैं जिसमें वहाँ पे लाठी बल्लभ भी निकाले गए और पिटाई की गई एक दूसरे कार्यकर्ताओं को। कुछ हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं। ये टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ताओं की ये आप हॉस्पिटल की तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ पर कुछ कार्यकर्ता जो महिला कार्यकर्ता हैं वह भी हॉस्पिटल में नजर आ रही हैं, पुरुष भी हैं। इन सारी स्थितियों में पश्चिम बंगाल में ये पहली खबर आ रही है जो कहीं ना कहीं
एक स्थिति बताती है कि एक टकराव की स्थिति में या तो अपना गढ़ बचाना है या फिर अपने गढ़ को वापस पाना है। ये लड़ाई है। आलोक जी, एक कमेंट इस पे हम जरूर चाहेंगे तुरंत में कि क्या जिन पुरानी परिस्थितियों में बंगाल था, बंगाल नई परिस्थितियों में लौटा है, या कैडर की लड़ाई उसी तीखे तरीके से हो रही है या होने की स्थिति में आ रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम जब आया था तब संकेत ये आए थे कि तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी तो एक सरीके हो गए हैं। नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तृणमूल और लेफ्ट पार्टी साथ हो सकती है। और आप देखिए 67 से यदि चुनाव का इतिहास है कि बंगाल में खास करके इस तरह की हिंसक घटनाएं होती रही, बीच में कुछ कम होने लगा था, लेकिन अब ममता के साथ भी, जैसा आपने उसमें भी कहा गया कि किसी न किसी तरह से वो लोग जो कभी लेफ्ट में थे वो भी ममता के साथ आ गए हैं। तो अब मुकाबला, ममता अब किसी कीमत पर भी लेफ्ट को साफ करना चाहती है। और मुझे लगता है, देखिए अप्रत्यक्ष रूप से आप देखें तो बीजेपी का भी यही एजेंडा रहा है, बल्कि पूरे कम्युनिज्म को भारत से कैसे साफ किया जाए, इसका जो अभियान चला है 91 के बाद से, ये उसका कहना चाहिए कि अंतिम परिणति पर कहीं ना कहीं ले जाने की कोशिश है। क्या माना जाए अभय जी कि वामपंथियों का ये टकराव या टीएमसी के कार्यकर्ताओं का ये टकराव सिर्फ अपनी जमीन बचाने या पाने की सोच है या उसके आगे की स्थिति है? देखिए, वामपंथियों की स्थिति ये है कि वो पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से बैकफुट पे हैं। और वो बैकफुट पे इसलिए हैं कि उन्होंने अपनी जो चुनाव मशीनरी विकसित की थी, जो बड़े पैमाने पर इलाका दखल जिसको बोलते हैं, इलाका दखल, चुनाव के अंदर इलाका दखल करती थी, पूरे इलाके में वामपंथियों का कब्जा होता था, कोई वोट नहीं डाल सकता था उनकी मर्जी के बिना, और बड़े पैमाने पर वोटिंग का प्रतिशत बहुत रहता था और सारे वोट वामपंथियों को मिलते थे। वो पूरी चुनावी मशीनरी ममता बनर्जी की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद धीरे धीरे करके तृणमूल कांग्रेस में चली गई है। तो जिन लोगों के जरिए वामपंथी अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम रखते थे, दबदबा कायम रखते थे, वो तमाम लोग, वो तमाम जिसे मसल पावर कहते हैं, वो तमाम बाहुबली आज ममता बनर्जी के साथ हैं। इसलिए वामपंथियों के साथ तो दिक्कत ये है कि वो कैसे उनको वापस जीतें। वो वापस तभी जीत सकते हैं जबकि उन्हें बड़े पैमाने पर कुछ वोट मिलता हुआ दिखाई पड़े। ये आपने महत्वपूर्ण बात की कि अगर वो कैडर शिफ्ट हुआ है जी, और जो तरीके कमोवेश वही हैं लेकिन अब वो शिफ्ट हो गए हैं जी, ऐसे में ये चर्चा लगातार एक हमारी संवाददाता वहां से कर रही है कि युवा तबके के भीतर मोदी का नाम बार बार आ रहा है और वो कहीं चिता रहा है ममता बनर्जी को। इसकी वजह से क्या हुआ है, जब इस तरह की अफवाह फैलती है कि भाई भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ने वाला है, तो उससे वामपंथियों को लगता है कि भाजपा का अगर मत प्रतिशत बढ़ेगा तो उससे उनको लाभ होगा, क्योंकि मुसलमान वोट जो है जो बंगाल की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो उनकी तरफ खिंचेगा ममता बनर्जी से हट के, क्योंकि वो मुसलमान वोट देखेगा कि ये भाजपा को रोक पाने में और बंगाल की राजनीति से बाहर रख पाने में ये नाकाम हो रही हैं। दूसरी तरफ इसका दूसरा राजनीतिक नतीजा ये होगा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में जो दूरियां बढ़ गई थी वो दूरियां कम होने लगेंगी, फिर ममता बनर्जी को लगने लगेगा कि कांग्रेस के साथ नजदीकियों से ही वो वामपंथियों को अलग कर सकते हैं। मैसेज ये वामपंथी ये मैसेज को कन्वे भी करना चाहेंगे कि बीजेपी या मोदी का वर्चस्व बढ़ रहा है, कि चाहेंगे वो? वामपंथी लगातार अपने बयानों में, अपने इंटरव्यूज में लगातार यही कह रहे हैं, चाहे बुद्धदेव दास गुप्ता हो या कोई हो, लगातार उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में अपेक्षाकृत कामयाबी मिलती है तो उसका मतलब ये होगा कि हमें इसका राजनीतिक लाभ होगा, और उसका दूसरा नतीजा ये निकलेगा कि तृणमूल कांग्रेस को फिर से कांग्रेस की मदद की जरूरत महसूस होगी।